हम्म। जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर इतिहास का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोग के सामने, आप लोग के पास रोज़ इसी टाइम एक नए वीडियो लेकर आता हूं और बहुत इंटरटेनमेंट लगता है पढ़ाने में, बहुत अच्छा मज़ा आता है हमें पढ़ाने में। आपको पढ़ने में कैसा लगता है हमें फीडबैक देते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो पढ़ना है हम लोग का इतिहास, 10वीं कक्षा के इतिहास का पहली चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसके नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए कल कहाँ तक हम लोग शुरू किया था, ख़त्म किया था। तो चलिए आज का पहला सेशन जो आप लोग के सामने मैं रखूँगा। तो कल मैंने पढ़ा था यहाँ तक, इसके पीछे की जो कहानियाँ था वो मैं बता चुका था। फ्रांस की क्रांति में बताया कि फ्रांस की क्रांति में से पहले जो बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था उसमें ब्रिटेन को कैसे हराया, अमेरिका फ्रांस से चालाकी से कैसे मदद लिया और उसके बाद फ्रांस को किनारा कर दिया। उसके बाद फ्रांस में 1789 में एक नई क्रांति का शुरुआत हुआ जिसे फ्रांस की क्रांति कहा गया 1789 में। उसके बाद वहाँ के राजा लुई 16वां को बीच सड़क पर फांसी की सजा दिया गया। उसके बाद फ्रांस का सेनापति नेपोलियन कुछ वर्षों के बाद राजा बना, फ्रांस का सम्राट बना। सम्राट बनने के बाद नेपोलियन संहिता लागू किया। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया और नेपोलियन संहिता में कहा उसने कि मेरे हिसाब से फ्रांस चलेगा, मेरे नियम कानून से फ्रांस चलेगा। तो नेपोलियन संहिता में वो अपना कानून बनाया था। उसके बाद नेपोलियन सभी राज्य को, छोटे छोटे राज्यों पर विजय हासिल किया, सभी को हराया, लेकिन एक गलती उसने कर दिया, वो अमेरिका से भिड़ गया। अमेरिका से युद्ध जब करने गया तो अमेरिका उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना नामक द्वीप पर बंदी बनाकर उसे भेज दिया गया। द्वीप का नाम था सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप एक ऐसा आइलैंड था जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ था। 1815 में सेंट हेलेना के पास इसे भेज दिया गया। 1815 में 1815 में भेजने के बाद 6 साल के बाद यानी कि 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो जाता है। नेपोलियन जब मर जाता है 1821 में, तो 1815 में जब वाटरलू 1815 में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को नाम है वाटरलू के युद्ध। और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को अमेरिका बुरी तरह से हराता है और नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज देता है। नेपोलियन इतना शक्तिशाली बन गया था कि फ्रांस के प्रजा को खुश रखने के लिए खजाना भरा और खजाना जो फ्रांस में ख़त्म हो गया था वो खजाना को वापस भरा और अपने नेपोलियन संहिता कानून के तहत नेपोलियन ने पूरे देश को, छोटे छोटे देशों को, पूरा विश्व को हराया। नेपोलियन से एक गलती ये हुआ कि वो अमेरिका से युद्ध करने चला गया और अमेरिका उस समय का सबसे शक्तिशाली देशों में से माना जाता था, जो 1783 में ही अपने आप को आज़ाद कर लिया था और 1776 में अपने आप को घोषित कर दिया था कि मैं तो आज़ाद हूँ। जब 1815 में वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन का हार होता है, बुरी तरह से नेपोलियन हार जाता है, उसे बंदी बनाया जाता है और बंदी बनाकर एक आयरलैंड जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ था चारों तरफ, वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था, उस सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन को जब बंदी बनाकर छोड़ दिया जाता है। 1815 में सेंट हेलेना भेजा जाता है और 1821 में पूरे 6 साल के बाद नेपोलियन का मृत्यु हो जाता है। ये सारी क्लास
कल वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर 1815 में एक वीना कांग्रेस सम्मेलन होता है। अगर जो नहीं देखे हैं वो पीछे वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं। वीना कांग्रेस सम्मेलन 1815 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता जो था वो मेटरनिख नामक एक व्यक्ति ने किया था। और मेटरनिख गणतंत्र का विरोधी था, प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब हुआ कि वो सिर्फ अपनी मनमानी करेगा, वो किसी का नहीं सुनेगा, उसको प्रतिक्रियावादी कहते हैं। मेटरनिख इतना क्रूर था कि वो फ्रांस में गणतंत्र को समाप्त करके फिर से दोबारा राजतंत्र स्थापित कर दिया। इतना ही नहीं, वीना कांग्रेस का सम्मेलन जब मेटरनिख किया तो मेटरनिख ने वीना सम्मेलन में ऐलान कर दिया कि जर्मनी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, इटली को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे और सबको दे देंगे कि तुम ये राज रखो, तुम ये राज रखो। ये सारा का सारा जो कारनामा जो कर रहा था वो कौन कर रहा था? मेटरनिख कर रहा था। मेटरनिख से एक बार गलती और हुआ, सॉरी एक मिनट, सॉरी। मेटरनिख से एक बड़ा भूल यह हुआ क्योंकि वो फ्रांस को बर्बाद करना चाहता था। जिस खाई से नेपोलियन बाहर निकाला था फ्रांस को, मेटरनिख फ्रांस को उसी खाई में ढकेलना चाहता था। अब जो गणतंत्र जो फ्रांस में स्थापित हुआ था, उस गणतंत्र को समाप्त कर नेपोलियन ने दोबारा से राजतंत्र स्थापित किया, दोबारा। और जब दोबारा राजतंत्र स्थापित किया तो मेटरनिख एक बड़ा गलती और क्या किया, क्योंकि लुई बुर्बो राजवंश जो लगभग समाप्त हो चुका था, बुर्बो राजवंश का जो शासक था, बुर्बो राजवंश का जो शासक था, जो लुई 16वां था, जिसको फ्रांस के प्रजा ने बीच चौराहे पर फांसी की सजा दिया गया, फांसी पर लटकार दिया था, उसी राजवंश का एक राजा और आया। मेटरनिख ने उसको राजा बना गया। पोलीगनेक लुई 18वां नामक एक व्यक्ति आया और उसको बुर्बो राजवंश से संबंध था उसका। और बुर्बो राजवंश के एक नया राजा फिर से बना फ्रांस की गद्दी पर, फिर से एक राजा बैठा और उस राजा को नाम क्या था? लुई 18वां। लुई 18वां जब जैसी फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो फ्रांस की बर्बादी फिर से शुरू हुआ। और फिर से जो नेपोलियन जिस खाई से फ्रांस को बाहर निकाला था, अब मेटरनिख के आने से, लुई 18वां को आने से फिर फ्रांस उसी खाई में जाने लगा। अब जो किस राजवंश का था? तो बुर्बो राजवंश का था। कौन राजवंश? बुर्बो राजवंश। इसका जो राजा था लुई 16वां था और लुई 16वां को फांसी दिया गया। और जब बुर्बो राजवंश लगभग समाप्त हो चुका था, उसी राजवंश का एक राजा और बना जिसको नाम था लुई 18वां। और लुई 18वां को राजा बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो था मेटरनिख का। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर बना फिर, और उसके बाद फ्रांस की बर्बादी का सिलसिला फिर से दोबारा शुरू हुआ। और फ्रांस में अब लगातार क्रांति हो रहा है। राजा निरंकुश था। एक नेपोलियन ही फ्रांस के इतिहास में एक ऐसा राजा बना था जो प्रजा के लिए कुछ किया था। फ्रांस के राजकोष में जो पैसा खजाना खाली हो गया था, उस खजाना को भरने का प्रयास किया। नेपोलियन के जाने के बाद, नेपोलियन के मरने के बाद फ्रांस में फिर से राजतंत्र स्थापित हुआ और फिर फ्रांस उसी बर्बादी के रास्ते पर चल निकला जो पहले लुई 16वां ने पहुंचाया था। और जब लुई 16वां मर गया तो उसी के राजवंश का एक राजा और आया जिसको नाम था लुई 18वां। अब यहां तक कल वाले क्लास में जो अभी मैं कहानी बताया हूं, वो कल वाला क्लास में, पिछली क्लास में हम लोग उसका पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है
1830 की फ्रांसीसी क्रांति। जो पढ़ने वाले हम लोग हैं उसका नाम है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण। कहे का मतलब क्या हुआ कि जब फ्रांस का राजा लुई 18वां बना, उस समय फ्रांस के में क्रांति फिर से पनपा। उसका कारण क्या था? तो उसको कारण ये था, चलिए अब हम आप लोग के धीरे धीरे बताते हैं। यह है 1830 की क्रांति के 1830 के क्रांति के कारण। तो इसका कारण है, अब हम आप लोग के धीरे धीरे बता रहा हूं, उसको पढ़िएगा। थोड़ा सा टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसका है चार्ल्स प्रथम। पहला कारण जो था वो था पहला जो कारण है वो चार्ल्स दसम एक निरंकुश शासक था। कहला कि चार्ल्स दसम एक राजा था जिसको नाम था चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम भी एक निरंकुश शासक था। कैसा शासक था? निरंकुश शासक था। मतलब जगरा पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। ये भी प्रतिक्रियावादी था, ये भी अपनी मनमानी करता था। तो चार्ल्स दसम नाम का भी एक राजा था, फ्रांस का राजा, वो भी निरंकुश था। तो 1830 के क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति का कारण एक ये भी था। प्रतिक्रियावादी पॉलीगेनेक को प्रधानमंत्री बनाना। अब 1830 के फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा कारण यह था कि प्रतिक्रियावादी पॉलीगेनेक, इसको पूरा नाम था पॉलीगेनेक, इसको नाम था पॉलीगेनेक। अरे पॉलीगेनेक फ्रांस के प्रधानमंत्री बना। क्या बना? प्रधानमंत्री बना। और जब प्रधानमंत्री बना तो ये प्रतिक्रियावादी था। क्या था? प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी किसे कहेंगे? जो किसी के नहीं सुनेगा, सिर्फ अपनी बात की प्रतिक्रिया देते रहेगा, किसी का सुनना ही नहीं है। इसको कहते हैं प्रतिक्रियावादी। तीसरा कारण था कि पॉलीगेनेक द्वारा लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता समाप्त करना। अब पॉलीगेनेक जो लुई 18वां जो था वो एक नियम बनाया था, उसको कहते हैं समान नागरिक संहिता। अब लुई 18वां एक नियम बनाया था कि फ्रांस में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिया जाएगा। जैसे ही पॉलीगेनेक प्रधानमंत्री बना, इस नियम को समाप्त कर दिया। समान नागरिक संहिता। अब ये समान नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को समान नागरिक संहिता नहीं दिया जाएगा। और समान नागरिक संहिता लागू कौन किया था? तो लुई 18वां। फ्रांस के शासन काल में जो लुई 18वां नाम का जो व्यक्ति था, जो राजा था, वो एक नियम बनाया था। उस नियम को कहा जाता है समान नागरिक संहिता। अब लुई 18वां के अनुसार समान नागरिक संहिता फ्रांस के प्रत्येक एक नागरिक को एक अधिकार दिया गया कि फ्रांस में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिया जाएगा। जैसे ही प्रतिक्रियावादी पॉलीगेनेक प्रधानमंत्री बनता है, इस नागरिक समानता को समाप्त कर देता है। तीसरा है अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग में 3 वर्ग आते थे, पादरी, कुलीन और कॉमन मैन। कल वाले क्लास में मैं बताया था, तो आपको याद है जो सबसे अमीर कौन लोग थे? तब पादरी लोग थे। सबसे अमीर कौन हुआ करते थे? तब पादरी लोग सबसे अमीर हुआ करते थे। जो सबसे ऊपर वाले जो जाति था उसको नाम था पादरी। फिर कौन आते थे? फिर आते थे कुलीन वर्ग, और फिर आते थे समान वर्ग के लोग, जिसको कहते हैं कॉमन मैन, समान वर्ग, या इसको कहते हैं आम जनता। अब याद कीजिए कि लुई 16वां सबसे अमीर जो पादरी लोग थे, जो सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, और समान वर्ग के लोग थे वो मजदूर थे, किसान थे। आप लोग को याद है तो याद बताइए कि लुई 16वां नाम के एक जो राजा था, जिसे बीच चौराहे पर फांसी की सजा दिया गया था, ये लुई 16वां इन लोग दोनों से टैक्स वसूलता नहीं था। टैक्स समान वर्ग से तसीलता था और कहता था कि तुम जितना कमा रहे हो उतना हमको टैक्स चाहिए। एक समय ऐसा आता है कि 1789 में लुई 16वां क्या करता है कि अपना जो कर था वो कर में बढ़ोतरी कर देता है, कर बढ़ा देता है।
और कर को बढ़ाने के बाद जो कॉमन मैन थे, सामान्य वर्ग के लोग थे, जो आम जनता थे, उनमें आक्रोश आ गया। और वो कहें कि जो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है उससे तो टैक्स लिया नहीं जा रहा है, और जो सबसे गरीब व्यक्ति हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उससे टैक्स वसूला जाता है। और अचानक लुई 16वां क्या करता है कि टैक्स बढ़ा देता है, तो वहां के लोग नाराज हो जाते हैं। तो अभिजात वर्ग में 3 वर्ग आते थे। वो कौन कौन आते थे? पादरी, कुलीन, याद कीजिएगा, पादरी, कुलीन और विशेष अधिकार को न देना। कहने का मतलब अभिजात वर्ग को, पादरी और कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार देना। अब पहले भी था, लुई 16वां के समय भी पादरी लोग को, ध्यान से समझिएगा, लुई 16वां को पादरी और कुलीन वर्ग, लुई 16वां भी ये सबको विशेष अधिकार दिया था। नीचे वाले को दे नहीं रहा, जो कॉमन मैन है उसको अधिकार नहीं दे रहा है। वो लुई 16वां भी नहीं देता था। लुई पॉलीगेनेक जो प्रधानमंत्री बना ये भी नहीं दे रहा है। लुई 18वां आया ये भी नहीं दे रहा है। तो ऐसा थोड़े चलेगा, कॉमन मैन को अधिकार तो कभी ना कभी मिलेगा। अब वो भी पादरियों को दे रहा था, वो भी कुलीन को दे रहा था, ये भी पादरी को दे रहा है, अभी कुलीन को दे रहा है। कॉमन मैन क्या कर रहा है? भूखे मर रहा है। तो जब हद से ज्यादा, बर्दाश्त से ज्यादा जब अत्याचार होने लगता है तो एक गूंगा व्यक्ति भी बोल उठता है, एक गूंगा व्यक्ति भी बोलता है। ये तो इंसान है ना, गरीब है तो क्या हुआ, इंसान है ना। तो चलिए, तो अभिजात वर्ग में समझ गया, अभिजात वर्ग में कौन आएगा? एक पादरी आएगा, एक कुलीन आएगा। सबसे ऊपरी वो जाति को पादरी कहते थे, सबसे नीचे जाति को आम जनता कहते थे। सबसे ज्यादा टैक्स किसके लिया जाता था? आम जनता से। पादरी से टैक्स लिया ही नहीं जाता था, जो सबसे ज्यादा अमीर है। आगे है उदारवादियों द्वारा पॉलीगेनेक का विरोध। अब उदारवादी का मतलब जो अच्छा विचार का लोग हैं, जो गरीबों को सुनते हैं, जो गरीबों के लिए पक्ष की बात करते हैं, जो किसानों के लिए पक्ष की बात करते हैं, अच्छा बातें करते हैं, समाज के लिए बात करते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति जिस व्यक्ति का प्रेम है, अपने देश के प्रति अच्छा सोच विचार रखता हो, उसको कहते हैं उदारवादी। और उदारवादी द्वारा पॉलीगेनेक का विरोध करने लगा। जो पॉलीगेनेक जो नियम लगाया, जो नियम कानून बना रहा है, वो पॉलीगेनेक कहा कि इसको हम विरोध करते हैं। पॉलीगेनेक को वहां के जनता क्या किया? विरोध करना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं। एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा।